इम्यूनिटी के बारे में। आज हम लोग बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज एन इम्यून रिस्पांस दैट डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज। यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज का रोल नहीं होता है, केवल सेल्स का रोल होता है। आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी में जो भी एक्टिविटी होती है या तो डायरेक्ट एंटीबॉडी करती है या वो एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है। पिछले स्लाइड्स में होगा, मैं आपको एक बार फिर से समराइज कर देता हूं कि किस तरह से एंटीबॉडीज काम करती है। आपने देखा था एंटीबॉडीज बनने के बाद या तो जाकर पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देती हैं या एग्लूटिनेशन करती हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज पैथोजन को चारों ओर बाइंड करके ऑक्सीजनाइजेशन कर लेती है, जिससे फैगोसाइटोसिस होती है। नेक्स्ट मैकेनिज्म थी कि पैथोजन के सरफेस पर, क्योंकि उसका सरफेस एंटीजन ही होता है, जाकर एंटीबॉडी से बाइंड कर जाती हैं। जहां पर एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग होती है वहां पर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो कि सेल के सरफेस पर पोर बना देता है, पंक्चर कर देता है, जिससे सेल की लाइसिस हो जाती है। तो ये सब मैकेनिज्म थी। उसके अलावा एडीसीसी आपने पढ़ा था। एडीसीसी में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट दूसरी सेल्स इन्वॉल्व है, लेकिन दूसरी सेल्स के इन्वॉल्व होने में एंटीबॉडी का रोल होता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, सपोज ये टारगेट सेल है, सपोज इस पर एनके सेल एक्ट कर रही है, तो एनके सेल डायरेक्ट इस सेल को किल नहीं करती है। पहले सेल की सरफेस पर एंटीजन होगा, उससे आकर एंटीबॉडी बाइंड करेगी। एंटीबॉडी बाइंड करने के बाद फिर एनके सेल आकर बाइंड करेगी और इस सेल की लाइसिस या इसे डिग्रेड करेगी। इसी तरह से मैक्रोफाज डायरेक्ट इसकी फाइगोसाइटोसिस नहीं करेगा, पहले एंटीबॉडी आकर बाइंड करेगी सरफेस से, देने करेगा। इसी तरह से इओसिनोफिल भी पहले एंटीबॉडी बाइंड होगी, फिर ये एक्ट करेगी। इसी तरह से न्यूट्रोफिल एक्ट करती है। यानी हर एक्टिविटी में एंटीबॉडी का इन्वॉल्व होगा। यानी ह्यूमोरल इम्यूनिटी का कोई भी एक्ट होगा उसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होंगी, लेकिन जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसमें एंटीबॉडीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। दूसरे एक्टिवेटेड सेल्स आकर डायरेक्ट सेल पर एक्ट करती हैं। तो सेकंड पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स एक्टिवेशन ऑफ फैगोसाइट्स, एंटीजन स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट्स एंड रिलीज ऑफ वेरियस साइटोकाइंस इन रिस्पांस टू एन एंटीजन। जब एंटीजन बॉडी के अंदर आता है तो उससे डिफरेंट फैगोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होती हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोटेक्ट द बॉडी थ्रू। अब इसकी तीन मैकेनिज्म है। फर्स्ट मैकेनिज्म है बाय एक्टिवेटिंग एंटीजन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी सेल दैट इंड्यूसेस एपोप्टोसिस ऑफ बॉडी सेल्स displaying foreign antigen on their surface and virus infected or tumor cells। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं या ट्यूमर सेल्स होती हैं या इवन जो पैथोजन होता है, उसके सरफेस पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें साइटोटॉक्सिक टी सेल रिकॉग्नाइज कर लेती हैं और उसे जाकर डिग्रेड करती है या डिस्ट्रॉय करती है। इसकी मैकेनिज्म अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट मैकेनिज्म। सेकेंड होता है मैक्रोफाजेस एंड एनके सेल्स डिस्ट्रॉय द पैथोजन via recognition and secretion of cytotoxic granules by NK cell and phagocytosis by macrophages। NK cells और macrophages दोनों सरफेस मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसे या तो डिस्ट्रॉय करेंगे या मैक्रोफाजेस उसे फैगोसाइटोस करेंगे। थर्ड मैकेनिज्म है कि स्टिमुलेटेड सेल्स साइटोकाइन सिक्रीट करती हैं, साइटोकाइंस फिर दूसरी सेल्स को जाकर एक्टिवेट करती हैं। इसका डिटेल अभी आगे आप पढ़ने वाले हैं। अब जो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है जो भी एंटीजन हमारे सिस्टम में आया है, टी सेल्स उसे रिकॉग्नाइज करेंगी। रिकॉग्नाइज करने के बाद टी सेल का एक्टिवेशन होता है। एक्टिवेट होने के बाद टी सेल डिवाइड करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं। क्या टी हाँ टी सेल डिवाइड करेंगी और डिफरेंशिएट करेंगी। उसके बाद डिफरेंशिएटेड सेल्स जाकर अपना एक्ट करती हैं, वो सिस्टम से एंटीजन को या जो दूसरी सेल है उसे एलिमिनेट करती है। अगली स्लाइड में ब्रीफ में आप देखेंगे मैकेनिज्म में कैसे होती है। तो
इस स्लाइड में दिखाया गया है बहुत ब्रीफ में कि किस तरह से CMI या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। जब हमारे सिस्टम में कोई मॉलिक्यूल या पैथोजन आता है तो सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, अब आप जानते हैं 3 मेन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती हैं, मैक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स। इसके अलावा बॉडी की सभी सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हो सकती हैं, लेकिन 3 मेन सेल हैं जो जिनके सरफेस पर MSC मॉलिक्यूल होता है। कोई भी पैथोजन या एंटीजन जब बॉडी में आता है सबसे पहले इसे फैगोसाइटोस करेंगी, उसके बाद इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं जो इसे डिग्रेड करेंगे। डिग्रेड होने के बाद जो एंटीजेनिक पेप्टाइड या एंटीजन है वो सरफेस पर, सेल के सरफेस पर MSC मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट कर दिए जाते हैं। जो टी सेल्स होती हैं वो डायरेक्ट किसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती हैं। जब कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल सेल के सरफेस पर MSC मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट होता है, केवल उसी कंडीशन में टी सेल उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकती है। तो इस फिगर में आपको दिख रहा है कि एंटीजन आया था, प्रोसेस हुआ और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उसे अपने सरफेस पर MSC मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट कर दिया। उसके बाद टी सेल्स एक्टिवेट होती हैं, डिफरेंट साइटोकाइंस क्रिएट करती हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये डिवाइड करती हैं, डिफरेंशिएट होती हैं। डिफरेंशिएट होने के बाद फिर वो जाकर दूसरी सेल्स को किल करती हैं। अगले स्लाइड्स में उसका आप डिटेल देखेंगे। इस स्लाइड में दिखाया गया है कि ये आपकी एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जिसके अंदर का एंटीजन को इसने क्लास फर्स्ट MSC मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट किया है। अगर मॉलिक्यूल क्लास फर्स्ट के साथ प्रेजेंट होगा उस कंडीशन में इससे साइटोटॉक्सिक टी सेल बाइंड करेगी और साइटोटॉक्सिक टी सेल के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है CD8। और इसी तरह से अगर ये क्लास सेकेंड MSC मॉलिक्यूल पर है तो इससे आपकी टी हेल्पर सेल बाइंड करेगी। इस फिगर में देखिए कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। ये आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसने एंटीजन को MSC मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट कर दिया है। इससे आकर टी हेल्पर सेल बाइंड करती है अपने रिसेप्टर से। अब टी हेल्पर सेल्स आप जानते हैं डायरेक्ट किलिंग नहीं करती है। टी हेल्पर सेल एक बेसिक सेल है जो पूरे इम्यून रिस्पांस को कंट्रोल करती है, चाहे वो ह्यूमोरल हो या सेल मीडिएटेड हो। तो टी हेल्पर सेल आकर बाइंड करती है। बाइंड करने के बाद ये कुछ साइटोकाइंस और इंटरल्यूकिन सिक्रीट करती है। सबसे मेन साइटोकाइन जो है वो है इंटरल्यूकिन 2। एक्टिवेट होने के बाद टी हेल्पर सेल इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट करेगी। इंटरल्यूकिन 2 ऑटोक्राइन भी होता है, यानी जो टी हेल्पर सेल है उसे भी एक्टिवेट करेगा। इसके अलावा ये साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी एक्टिवेट करेगा। साइटोटॉक्सिक टी सेल फिर जाकर अपना आगे फंक्शन करेगी, जिससे आगे आप पढ़ेंगे। उसके अलावा पिछले स्लाइड में आपने देखा, पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि जो टी हेल्पर सेल है वो कई सारे इंटरल्यूकिन सिक्रीट करती है, वो जाकर बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करती है, फिर बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी सिक्रीट करती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि टी हेल्पर सेल का बहुत मेजर रोल होता है इम्यून रिस्पांस में। अब आते हैं हेल्पर टी सेल के बारे में। इट बाइंड्स टू अदर वाइट सेल। अदर वाइट सेल जैसे आप उधर देख रहे हैं मैक्रोफाज है, तो आप जानते हैं मैक्रोफाज भी WBC होता है जो कि एंटीजन से इनकाउंटर हुआ है। स्टिमुलेट्स proliferation of other T cells, stimulate B cells that have already become bound to antigen. Without T helper cell, there is no immune response. अगर T helper cell एक्ट नहीं करेगी तो इम्यून रिस्पांस जनरेट ही नहीं हो सकता है। यानी बिल्कुल सेंट्रल रोल होता है टी हेल्पर सेल। अगर टी हेल्पर सेल एक्ट नहीं करेगी तो ना साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होगी, ना बी सेल एक्टिवेट होंगी, यानी एंटीबॉडीज भी नहीं बनेंगी और साइटोटॉक्सिक टी सेल भी जाकर आगे क्लिक नहीं कर सकती है। अगले स्लाइड में ही दिखाया गया है द सेंट्रल रोल ऑफ हेल्पर टी सेल। इसे बॉस कहते हैं बिकॉज इट कंट्रोल्स होल इम्यून रिस्पांस। पिछले स्लाइड जैसी स्लाइड है कि एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जिसने अपने MSC मॉलिक्यूल पर एंटीजन को प्रेजेंट कर दिया है। इसके बाद
टी हेल्पर सेल आकर इससे बाइंड करती है। टी हेल्पर सेल में आप जानते हैं CD4 मॉलिक्यूल होता है, वो भी इससे बाइंड करेगा। इसके बाद इसके अलावा जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो इंटरल्यूकिन सिक्रेट करती है, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, जो टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करता है। इसके बाद टी हेल्पर सेल मेनली इंटरल्यूकिन 2 सिक्रेट करती है, इसके अलावा और भी इंटरल्यूकिन सिक्रेट करती है, बहुत सारे हैं, आपने पढ़ा होगा, उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे सेंट्रल रोल है वो है इंटरल्यूकिन 2 का। तो इंटरल्यूकिन 2 टी हेल्पर सेल को भी एक्टिवेट करती है, बी सेल को भी एक्टिवेट करती है एंटीबॉडी सिक्रेशन के लिए, और साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी एक्टिवेट करती है जाकर अपनी आगे एक्टिविटी करने का। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो चुकी है, वो आगे जाकर कैसे किल करेगी वो हम लोग आगे पढ़ते हैं। टी हेल्पर सेल का तो रोल आप पढ़ चुके कि ये केवल साइटोकाइंस और इंटरल्यूकिन सिक्रेट करती है जो दूसरे सेल को एक्टिवेट करती है, यानी केवल ये इसका काम सेंट्रल है लेकिन हेल्प करने का है। अब आते हैं कि साइटोटॉक्सिक टी सेल का क्या रोल होता है। एक्टिवेट होने के बाद ये दूसरी इन्फेक्टेड सेल को जाकर किल करती है। इसके लिए ये एक प्रोटीन होती है परफोरिन, उसे सिक्रेट करती है, जो टारगेट सेल की वॉल में पंचर कर देता है, जिससे अपोप्टोसिस हो जाती है। सेम स्लाइड है, इसमें दिखाया गया है कि ये कैसे काम करती है। ये एक साइटोटॉक्सिक टी सेल है जो एक्टिवेट हो गई है। एक्टिवेट होने के बाद ये जाकर टारगेट सेल से बाइंड करेगी, क्योंकि टारगेट सेल के सरफेस पर ये एंटीजन लगा होता है, ये इससे बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद ये लाइटिक एंजाइम, ग्रे एंजाइम सिक्रेट करती है और वो टारगेट सेल को किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसकी डिटेल मैकेनिज्म आगे और स्लाइड में देख रहे हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि इसकी डिटेल मैकेनिज्म क्या है। तो ये एक्टिवेटेड टी सेल है, ये एक इन्फेक्टेड सेल है जिसके अंदर वायरस या एंटीजन प्रेजेंट है। तो ये अपने सरफेस पर एंटीजन को प्रेजेंट करेगी, इससे आकर साइटोटॉक्सिक टी सेल बाइंड कर जाएंगी। इसके बाद क्या होगा, ठीक है, तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल इससे आकर बाइंड कर गई है। बाइंड करने के बाद जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है ये बेसिकली 2 चीज सिक्रेट करती है। एक तो परफोरिन होता है, परफोरिन एक प्रोटीन है जो जाकर टारगेट सेल की सरफेस में पोर कर देता है। दूसरा ग्रेन्जाइम्स, ग्रेन्जाइम्स ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें एंजाइम भरा होता है, तो ग्रेन्जाइम सिक्रेट करते हैं, और परफोरिन और ग्रेन्जाइम दोनों मिलकर टारगेट सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसमें अपोप्टोसिस हो जाती है। थर्ड स्लाइड में आप देखिए कि ये परफोरिन और ग्रेन्जाइम सिक्रेट हुआ, इससे क्या होगा, जो टारगेट सेल है ये इसकी डेथ हो जाएगी, एपोप्टोसिस हो जाएगी। उसके बाद ये जो टी सेल है ये फ्री होकर बैठेगी नहीं, ये जाकर फिर दूसरी सेल को किल करेगी। तो इस तरह से एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक टी सेल काम करती है। तो आपने देखा टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होने के बाद इंटरल्यूकिन और साइटोकाइन सिक्रेट करती है, जो जाकर दूसरी सेल को, मेनली साइटोटॉक्सिक टी सेल को और बी सेल को एक्टिवेट करती है। बी सेल एंटीबॉडी सिक्रेट करेगी और साइटोटॉक्सिक टी सेल इस तरह से जो टारगेट सेल है उसे डिस्ट्रॉय करेगी। तो ये हम लोगों ने बहुत ब्रीफ में इम्यून रिस्पांस पढ़ा है, क्योंकि इम्यून रिस्पांस का डिटेल आप इम्यूनोलॉजी में पढ़ चुके हैं। मेरा पर्पस था जस्ट आपको समराइज करवा दें, क्योंकि जो इम्यून रिस्पांस है इसी पर बेस्ड है आपकी पूरे वैक्सीन की टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपने इम्यून रिस्पांस शार्ट में पढ़ लिया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। पहले डिस्कस करते हैं इम्यून रिस्पांस क्या होता है। जब बॉडी के अंदर कोई फॉरेन मॉलिक्यूल, फॉरेन पार्टिकल या कोई पैथोजन आता है, अब पैथोजन को जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो टोटल एज ए पैथोजन रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो उसके मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो जैसे कोई बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है, तो उसके सरफेस में बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, पेप्टाइडोग्लाइकान होते हैं और सारे मॉलिक्यूल होते हैं जो सेल्फ नहीं बल्कि
नॉन सेल्फ होते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को हमारा सिस्टम रिकग्नाइज कर लेता है। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल, सब्सटेंस या पैथोजन जो हमारे बॉडी के अंदर आता है, हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स, अब इम्यून सिस्टम कोई एक सिस्टम नहीं है कि जो एक जगह पर हो, पूरे बॉडी में इसकी सेल्स स्प्रेड होती हैं। तो हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम की सेल्स और मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इम्यून सिस्टम में खाली सेल नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस या इवन एंटीबॉडीज, दीज आर मॉलिक्यूल्स। तो जो इम्यून सिस्टम है वो मेनली सेल्स और मॉलिक्यूल्स का बना होता है। तो किसी फॉरेन पार्टिकल के बॉडी में आने पर हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स और मॉलिक्यूल्स उसके अगेंस्ट जो रिस्पांस देते हैं, उसी को हम लोग इम्यून रिस्पांस करते हैं। और इसी रिस्पांस से पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी प्रोटेक्ट होती है। तो इम्यून रिस्पांस का मतलब हुआ कोई फॉरेन चीज हमारे बॉडी के अंदर आई है, चाहे मॉलिक्यूल हो या पैथोजन हो, उसके अगेंस्ट हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स और मॉलिक्यूल जो रिस्पांस करते हैं उसे हम लोग इम्यून रिस्पांस कहते हैं। अब इम्यून रिस्पांस दो टाइप का हो सकता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। जब कोई पैथोजन या बायोमॉलिक्यूल्स पहली बार हमारे सिस्टम में आता है, फर्स्ट टाइम इनकाउंटर होता है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी या जो हमारा इम्यून सिस्टम जो रिस्पांस देता है, उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। और अगर सेम पैथोजन या सेम मॉलिक्यूल दोबारा हमारे बॉडी में आए, सेम मॉलिक्यूल दोबारा हमारे बॉडी में आए, उसके अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पांस होगा उसे हम लोग सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस कहते हैं। अब वो चाहे दोबारा आए, तिबारा आए, चौबारा आए, सभी को हम लोग सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस हम कहते हैं। तो नॉर्मली जो फर्स्ट इम्यून रिस्पांस होता है उसमें टाइम लगता है, क्योंकि पहले से हमारे बॉडी में उसके लिए एक्टिवेटेड बी और टी लिम्फोसाइट्स नहीं होती हैं। लेकिन फर्स्ट इम्यून रिस्पांस के बाद क्या होता है कि जैसे प्लाज्मा सेल्स बनी तो उसमें कुछ मेमोरी प्लाज्मा सेल्स होती हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल बनी तो उसमें कुछ मेमोरी साइटोटॉक्सिक टी सेल होती हैं, वो हमारे सिस्टम में पहले से मौजूद होती हैं। और जब दोबारा इन्फेक्शन होता है तो उन्हें फिर से बनने में उतना टाइम नहीं लगता है, इसीलिए जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस होता है वो काफी रैपिड और फास्ट होता है। जो आपकी वैक्सीन टेक्नोलॉजी है वो पूरी की पूरी इसी पर बेस्ड है कि वैक्सीन देकर हम क्या करते हैं, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट मेमोरी सेल सिस्टम में बना देते हैं, जिससे जब रियल इन्फेक्शन होगा तो हमारे पास पहले से बी एक्टिवेटेड बी और टी लिम्फोसाइट्स होंगी जो तुरंत उस पर काम करेंगी और इन्फेक्शन नहीं होने देंगी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पांस, ह्यूमरल एंटीबॉडी रिस्पांस। तो आप जानते हैं कि एंटीबॉडी के कई क्लास होते हैं। जो दो सबसे मेन क्लास हैं, आईजीएम और आईजीजी। जब पहली बार इन्फेक्शन होता है या जो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस होता है उसमें आईजीजीएम बनता है। लेकिन बाद में क्या होता है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टी हेल्पर सेल, ये कुछ साइटोकाइन वगैरह सिक्रीट करती है, इससे क्या होता है, क्लास स्विचिंग हो जाती है। क्लास स्विचिंग होने के बाद क्या होता है, मेनली आईजीजी बनने लगती है। यानी फर्स्ट में आईजीएम ज्यादा बनेगा, उसके बाद आईजीजी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो जब फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होता है या कोई पैथोजन या बायोमॉलिक्यूल फर्स्ट बार में आता है, तो उसके बीच में एक लैग पीरियड होता है, गैप होता है। मैं आपको इस फिगर में दिखाता हूँ आगे। ये ग्राफ है आपका, ये फर्स्ट प्राइमरी रिस्पांस है और ये सेकेंडरी रिस्पांस है। सपोज आपका डे 0 पर इन्फेक्शन होता है, तो इसके बाद इसका रिस्पांस आने में करीब करीब आपको देखिए, ये टोटल जो पीक है इट इज ऑफ 14 डेज, और इसका पीक आने में करीब करीब 7 दिन लगते हैं। 7 दिन में पीक पर आता है। तो शुरू के जो 2 से 4 दिन होते हैं उसमें एंटीबॉडी का टाइटर, यानी एंटीबॉडी की क्वांटिटी हमारे सिस्टम में काफी कम होती है। तो यानी जो फर्स्ट 0 to 4 डेज हैं
उन्हें हम लोग लैग पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में हमारे सिस्टम में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कोई आदमी जब कोरोना की वैक्सीन लेता है या कोई भी वैक्सीन लेता है तो 2-4 दिन के लिए उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। तो वीक होने का मतलब यही है कि उस बीच क्या होता है, उसे इन्फेक्शन तो हो जाता है, मतलब उस इन्फेक्शन तो नहीं कह सकते हैं, उसके अंदर एंटीजन तो चला जाता है लेकिन एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। तो क्या होता है, उस बीच उसका इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है। अगर उस बीच इन्फेक्शन कोई दूसरा हो तो उसके चांस होते हैं। तो इसमें एक लैग पीरियड है 1 से 4 दिन का। ठीक है, तो जो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस होगा उसमें पीक आएगी 7 डेज पर, और 14 डेज पर करीब करीब फिर से जो एंटीबॉडी का टाइटर है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन जब आप दोबारा एक्सपोजर देते हैं, दोबारा एंटीजन को देते हैं या दोबारा वैक्सीन को देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मेमोरी सेल्स पहले से बन चुकी हैं, तो जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है आप देखिए बहुत ही रैपिड होता है। यानी फर्स्ट टाइम का करीब करीब यहाँ पर 5 टाइम्स, एटलीस्ट 5 टाइम्स 6 टाइम्स एंटीबॉडी ज्यादा बनती है। और टाइम देखिए, ये जो है ये 28 to 42 डेज का है। ठीक है, और जो पीक आई है विद इन 1 or 2 डेज, 1-2 दिन में आती है। तो इसमें क्या है, एक अच्छा खासा लैग पीरियड होता है। तो इससे होता क्या है कि जैसे आपको इन्फेक्शन हुआ तो जो पैरासाइट होता है आपके बॉडी में आने के बाद वो मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। तो 3-4 दिन का उसे टाइम मिल जाता है। 3-4 दिन वो बहुत आराम से मल्टीप्लाई करता है, उसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्राइमरी रिस्पांस ये वाला पहले ले चुके हैं और अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो क्या होगा, तुरंत एंटीबॉडीज बहुत तेजी से बनेंगी और जो पैथोजन आपके बॉडी में आया है उसे मल्टीप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। तो वैक्सीन में हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी को इस तरह से प्रिपेयर कर देते हैं कि जैसे इन्फेक्शन हो इम्यून सिस्टम बहुत तेजी से काम करे और उस पैरासाइट को या पैथोजन को ग्रो ना करने दे। ये सब वही चीजें हैं, वही उन्होंने बताया जो लेटेंट पीरियड का होता है। अब थोड़ा सा आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं केवल वैक्सीन का इंट्रोडक्शन, कि वैक्सीन जो है ये होती क्या है। तो एक तो दवा होती है मेडिसिन, दूसरी होती है वैक्सीन। जो आपकी मेडिसिन होती है, चाहे आप पैरासीटामॉल खाते हैं, कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, वो एक तरह से केमिकल कंपाउंड होता है और आपके बॉडी में जाकर केमिकल रिएक्शन करता है, जाकर कहीं पर बाइंड करता है, कोई चीज ब्लॉक करता है, जो भी उसका एक्शन होता है दैट एक्शन इज केमिकल एक्शन। लेकिन जो वैक्सीन होती है ये कोई केमिकल नहीं होती है, ये एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन या बायोमॉलिक्यूल होता है। तो वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन to induce immunity against a disease by stimulating immune system for antibody production and activating other cells of immune system। तो वैक्सीन कोई केमिकल मेडिसिन नहीं है, कोई दवा नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो आपके सिस्टम में जाकर आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिससे एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो और दूसरी एक्टिवेटेड सेल्स प्रिपेयर हो जाए फॉर टू कम्बैट फ्यूचर इन्फेक्शन। अब आते हैं वैक्सीन किस तरह का बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है। तो वैक्सीन उसी पैथोजन का पार्ट होता है, चाहे पूरा पैथोजन हो या उसका पार्ट हो, जो डिजीज काज करता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें सपोज ट्यूबरक्लोसिस का, तो अगर आप ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन बना रहे हैं तो ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को ही यूज करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप वैक्सीन कैसे डिजाइन करते हैं, वैक्सीन की डिजाइन कैसे होती है, क्या होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो सपोज अगर आप ट्यूबरक्लोसिस के वैक्सीन बना रहे हैं तो या तो पूरे पैरासाइट को लेंगे। अब पूरे पैरासाइट को लेंगे तो आपको इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन भी पैरासाइट से होता है। तो आप क्या करेंगे, अगर होल पैरासाइट ले रहे हैं, पूरा बैक्टीरिया ले रहे हैं, तो या तो उसे किल्ड फॉर्म में देंगे, उसे किल करके देंगे, क्योंकि किल करने से उसकी एंटीजेनिसिटी बनी रहती है।
मतलब वो किल तो हो जाता है लेकिन उसके सरफेस एंटीजन वगैरह सब रहते हैं, तो एज ए एंटीजन काम करेगा। तो वैक्सीन या तो किल पैरासाइट होगा होल या एटेन्यूएटेड होगा। अगर जिंदा है तो एटेन्यूएटेड होगा। एटेन्यूएटेड का मतलब होता है, एटेन्यूएशन हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एटेन्यूएशन का मतलब होता है कि पैरासाइट जिंदा तो है लेकिन उसे आपने इस तरह से मॉडिफाई कर दिया है, उसे इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है, या उसमें कुछ ऐसे चेंज कर दिए हैं कि वो इन्फेक्शन काज नहीं कर सकता है। यानी पैरासाइट आपके बॉडी में जाएगा लेकिन वो इन्फेक्शन या डिजीज काज नहीं करेगा। इसे आप सीधे इस तरह समझ सकते हैं कि एक सपेरा का जो सांप होता है, देखने में वो कोबरा ही होता है लेकिन उसके जहर के दांत निकाले होते हैं। तो उसी तरह से पैरासाइट जिंदा होता है लेकिन उसे इस तरह से आप चेंज कर देते हैं एटेन्यूएशन में कि वो इन्फेक्शन काज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो आपके बॉडी में जाएगा तो आपकी सेल्स एक्टिवेट होंगी, एंटीजन की तरह काम करेगा, बी सेल्स एक्टिवेट होंगी, टी सेल्स एक्टिवेट होंगी, यानी वैक्सीन की तरह से काम करेगा। तो या तो आप होल पैरासाइट यूज करेंगे किल फार्म में या एटेन्यूएटेड फार्म में। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि आप होल बैक्टीरिया नहीं यूज करते हैं या होल वायरस नहीं यूज करते हैं, केवल उसका कुछ पार्ट, केवल उसका कुछ पार्ट आप यूज करेंगे। चाहे उसके सरफेस एंटीजन ले लीजिए, कोई पर्टिकुलर एंटीजन लीजिए, या कई बार उसके कुछ सिक्रीशंस होते हैं, जैसे कई बैक्टीरिया में इंट्रोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, वो सब आप यूज करके भी वैक्सीन बना सकते हैं। इसकी पूरी स्ट्रेटजी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया कि वैक्सीन क्या होती है, आप कहाँ से लाते हैं। तीसरा होता है वैक्सीन को बॉडी में देंगे कैसे। तो नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि हम लोग इसे बॉडी में इंजेक्शन से देते हैं, जो सबसे आसान और सबसे सही तरीका है। लेकिन इसके अलावा कुछ वैक्सीन ओरल दी जाती हैं, जैसे आप पोलियो वैक्सीन जानते हैं, या कुछ आजकल नजल स्प्रे वगैरह आए हैं कि स्प्रे कर लेते हैं, उससे वैक्सीन मिल जाती है। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, पिछले लेक्चर में पढ़ा था ह्यूमरल क्या है, और वैक्सीन का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वैक्सीन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि वैक्सीन क्या होती है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसे कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, इसके अलावा कितनी टाइप की वैक्सीन है, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।